तो देखिए बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है विद्युत परिपथ। तो देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि हम लोग पिछला चैप्टर पढ़ा था, इस यूनिट का पहला चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर जो 5 में पढ़ा था उसमें ओम का नियम और ओम के नियम से जुड़ी हुई घटनाएं पढ़ी थी। ओम के नियम की उत्पत्ति पढ़ी थी। ओम के नियम के आधार पर हम लोगों ने सेलों का संयोजन पढ़ा था। ओम के नियम के आधार पर प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था, प्रतिरोध पढ़ा था और प्रतिरोधकता पढ़ा था। ठीक है, सेलों का संयोजन भी पढ़ा था, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ये सब पढ़े थे। अब आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है विद्युत परिपथ। इस चैप्टर का नाम है विद्युत परिपथ, यानी कि धारा का, किसी परिपथ में धारा का प्रवाहित होना ही कहलाता है विद्युत परिपथ। तो देखिए, सबसे पहला इस चीज में हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम। तो देखिए, सबसे पहला हमारा नियम क्या है इसमें, किरचॉफ के नियम। देखिए, ठीक है, किरचॉफ के नियम। तो देखिए, किरचॉफ अब वैज्ञानिक किरचॉफ ने क्या नियम दिए थे, यानी कि पहले तो ओम ने नियम दिया था अपना, ओम का नियम, कि किसी चालक में प्रवाहित धारा, ठीक है, किसी चालक में हमारे किसके प्रवाहित धारा होता था, उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है, ये नियम दिया था। परंतु कभी कभी क्या हो जाते थे कि जहां पर ओम का नियम लागू नहीं होता है, वहां पर हमारे किसके किरचॉफ के नियमों का उपयोग करके हमारे किसके विद्युत परिपथ की प्रत्येक भुजा में धारा तथा विभवांतर के मान को ज्ञात किया जाता है। कब? जब ओम के नियम की सहायता से धारा तथा विभवांतर के मानों को ज्ञात ना किया जा सके, तब वैज्ञानिक किरचॉफ ने उस ऐसे जटिल परिपथों में विद्युत धारा तथा विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए 2 नियम प्रतिपादित किए, जिन्हें किरचॉफ के नियम कहते हैं। तो यहां पर क्या किया था कि वैज्ञानिक किरचॉफ ने विद्युत धारा तथा विभवांतर को ज्ञात करने के लिए निम्न 2 नियम दिए, जिन्हें किरचॉफ के नियम कहते हैं। तो देखिए, इन्होंने कौन कौन से नियम दिए थे, वैज्ञानिक ने हमारे किसके किरचॉफ ने कौन कौन से नियम दिए। पहला नियम, सबसे पहला जो नियम था, इन्होंने इस नियम को बताया था संधि का नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या था, संधि का नियम या धारा का नियम जिसे कहते हैं। ठीक है, किरचॉफ का तो पहला नियम इनका क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम या इसी को हम लोग कहते हैं संधि नियम भी इसे कहते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम है या फिर इसी को हम कहते हैं संधि नियम कहते हैं। तो देखिए, ये है किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम। तो इसमें देखिए क्या है, यहां पर हमारे किसके इस नियम के अनुसार है, इसके अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो देखिए, समस्त धाराओं का है
तो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा आई। सिग्मा का मतलब हो गया योगफल और आई का मतलब हो गया आपका धारा का योगफल। बीजगणितीय योग कैसा होता है? शून्य। बीजगणितीय योग क्यों लिया गया है? क्योंकि यहाँ पर जो विद्युत धारा है वो आपकी अदिश राशि है। विद्युत धारा में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, फिर भी यह एक अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश नियमों का पालन नहीं करती है, जैसा कि हम पिछली क्लासों में बता चुके हैं। पिछले अध्याय में इसको बताया था आपको, नहीं, पिछले चैप्टर में बताया था और उसको पूरी व्याख्या सहित की थी। तब यहाँ पर हमारा किस क्या जाएगा? सिग्मा आई बराबर कितना आ जाता है? शून्य। सिग्मा आई बराबर किस क्या जाएगा? आपका शून्य। तो ऐसे देख लीजिए, यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर लेते हैं, एक ये चित्र ले लेते हैं ये, तो यहाँ पर ये देखिए, ये इसको हमने दे दिया संधि ओ, ये संधि हो गई बिंदु ओ, यहाँ पर नाम दे दिया इसका ओ, ठीक है। अब यहाँ पर मिलने वाली जो धाराएं हमारी किसकी हो जाएंगी? अब देखिए यहाँ पर धाराओं के मान, ये हो गई। देखिए इससे जो हमारे किसके इसके पास आ रही है धारा I1, इसके पास धारा जा रही है I2, ठीक है। इधर जा रही है धारा I3, यहाँ पे धारा हो गई I4, इधर धारा आपकी आ गई I5 और इससे दूर जा रही है I6, ये हो गई। तो देखिए इसमें सर्वप्रथम सबसे पहला काम हम करते हैं कि इसमें एक धाराओं की दिशा निर्धारित कर लेते हैं। एक दिशा निर्धारित कर लेते हैं कि जैसे कि संधि की जो ओर आ रही है धाराओं, तो उनका एक मान निर्धारित कर लेंगे। तो जो संधि से दूर जा रही होंगी धारा, तो उनकी जो दिशा होगी वो जस्ट पहले वाले के विपरीत हो जाएगी। यहां पर हमने मान लिया कि संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक लेते हैं, तो संधि से दूर जाने वाली धाराएं आने वाली धाराओं के विपरीत, यानी कि अगर आने वाली धाराओं को हमने धनात्मक माना है तो संधि से दूर जाने वाली धाराओं को हमारे किसकी हो जाएंगी? ऋणात्मक होंगी। कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी। ऋणात्मक होंगी। तब देखिए कितना नियम बन जाएगा, तो यहां पे ले लेंगे संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक लेते हैं। ऋणात्मक लेते हैं। तो देखिए संधि की ओर I1 धारा संधि की ओर आ रही है, I2 धारा संधि की ओर आ रही है, I3 धारा भी संधि की ओर आ रही है। तो कैसे ले लेंगे? यहां पर ले लेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखिए I4 संधि से दूर जा रही है तो ऋणात्मक लेंगे, माइनस I4। अब देखिए यहां पर I5 जो धारा है वो संधि से दूर जा रही है, तो यहां माइनस I5 आ जाएगा। अब एक धारा और रहेगी इसमें I6, ये भी संधि से देखिए दूर जा रही है, तो इसको भी ऋणात्मक ले लेंगे, माइनस I6 बराबर 0। तो माइनस वालों को इधर कर दीजिए, प्लस वालों को इधर रखिए। तो यहां पर देखिए कितना आ जाएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर आ जाएगा I4 प्लस I5 प्लस I6। तो इससे स्पष्ट हो गया कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के तुल्य होता है। तो यहां से लिख सकते हैं कि स्पष्ट है कि
स्पष्ट है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के तुल्य होगी। इतना मान आपका आ गया, तुल्य होगी। तो ये आया। अब देखिए ये जो नियम हमारा बना, ये नियम जो है अब ये जो आपका कहानी क्या है, धारा होती है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो संधि की ओर आने वाले आवेश प्रवाह की दर तथा संधि से दूर जाने वाले आवेश प्रवाह की दर के तुल्य होगा। इसलिए ये नियम जो है आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। यह नियम किसके पर हो गया? आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग, अतः यह नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसे भी डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि किरचॉफ का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? धारा के संरक्षण पर, आवेश के संरक्षण पर, या फिर ऊर्जा के संरक्षण पर, या संवेग के संरक्षण पर? तो ये आवेश के संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, तो इस पर हमारा ध्यान रखना कि जहां भी ये नियम का प्रयोग करते हैं तो इसमें चिन्ह परपाटी का ध्यान रखते हैं, चिन्ह परपाटी का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो अब हम बात करते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम की। किरचॉफ का द्वितीय नियम, या इसी को हम कहते हैं लूप का नियम, या इसी को कहते हैं वोल्टता का नियम कहते हैं। तो देखिए अब हम बात करेंगे सेकंड नियम की। अब देखिए भैया, अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं जो नेक्स्ट है, सेकंड नंबर है जो हमारा, वो है किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम, या इसी को हम कहते हैं लूप का नियम, या इसी को हम लोग कह सकते हैं वोल्टता का नियम। वोल्टता का नियम, किरचॉफ का नियम, लूप का नियम या वोल्टता का नियम, ये है। अब देखिए इसमें लूप यानी कि एक बंद पृष्ठ, यानी कि यहां पर हमें कहना होना चाहिए जो परिपथ हो वो कैसा होना चाहिए? बंद हो।
ठीक है, परिपथ यहां पर बंद होना चाहिए इस नियम को लागू करने के लिए, क्योंकि पहला नियम जो आधारित था वो धारा पर आधारित था, इसलिए वो धारा का नियम, संधि का नियम या प्रथम नियम कहलाता था। ये जो नियम है ये बंद लूप पर आधारित है, इसलिए इसे कहते हैं, बंद परिपथ पर आधारित है इसलिए इसे कहते हैं लूप का नियम। अब बोल्टता पर आधारित है, ये तो बोल्टता नियम हो गया, और दूसरा नियम है ये आपका, इसलिए यहां पर आ जाएगा। तो देखिए इस नियम क्या कहता है, ये नियम, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में लगे प्रतिरोधों, किसी बंद परिपथ में लगे प्रतिरोधों तथा उनमें प्रवाहित होने वाली धाराओं का, उनमें प्रवाहित होने वाली धाराओं के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, उसमें हमारे किसके बंद परिपथ में लगे प्रतिरोध तथा उनके संगत धाराओं के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बलों के, उस परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। तो देखिए मैंने इसमें क्या बताया आपको, एक बार फिर से सुन लीजिए। तो सबसे पहले इसमें सुनते हैं कि किसी बंद परिपथ में लगे प्रतिरोधों तथा उनके संगत प्रवाहित धारा के गुणनफलों के बीजगणितीय योग उस सेल परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। तो अर्थात यहां से कितना आ जाएगा, तो अर्थात देखिए कितना आ जाएगा, सिग्मा का मतलब हो गया बीजगणितीय योग हो गया, योग इसमें परिपथ में प्रवाहित धारा आई, यहां पर कितना आ जाएगा आर बराबर किसके आ जाएगा, सिग्मा विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित करते थे, तो ये लिख दिया हमने विद्युत वाहक बल के ये है। तो यहां पर कितना आया, धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग और किसके, सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के समान होता है। ये है आपका सेकंड नियम या लूप के बोल्टता का द्वितीय नियम है। अब देखिए इसके बाद में आते हैं, अब देखिए यहां पे सबसे पहले एक बंद परिपथ ले लेते हैं हम। देखिए इसमें प्रतिरोध लगा देते हैं यहां पर, इसका मान हो गया R1, यहां पर एक सेल लगा हुआ है ये, जिसका विद्युत वाहक बल E1, इसके कारण प्रवाहित धारा I1, इस भुजा पे भी हम एक प्रतिरोध लगा देते हैं, ये यहां भी सेल लगा हुआ है एक आपका अन्य, ये इसका विद्युत वाहक बल E2, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इसमें प्रवाहित धारा I2, यहाँ पर इस भुजा में भी एक प्रतिरोध लगा है आपका, ये इसका मान लिया हमने कितना है R2, यहाँ पर ये इसका मान हो गया आपका R3। अब यहाँ पर प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो I3 इसमें। अब इन लूप के नामकरण करते चले जाइए, देखिए कितना आ जाएगा A B C D, इसको नाम दे दिया E F, ये नाम दे दिया, ठीक है। अब देखिए तो ये लूप हो गया,
अब इनमें किरचॉफ का नियम लगाते हैं। सबसे पहले इसमें किरचॉफ के नियम को यानी कि अप्लाई करते हैं। तो देखिए इसमें किरचॉफ के नियम को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो देखिए सबसे पहले एक एक परिपथ ले लीजिए। तो हम जैसे बंद परिपथ लेते हैं ABCD। एक चीज और देखिए, तो हम लेते हैं बंद लूप। बंद लूप क्योंकि यहां पर देखिए दो परिपथ दिए हैं आपके, तो एक एक करके लेते हैं। तो सबसे पहले कौन से लेते हैं, A, यहां से A, फिर B, फिर आ गया आपका C, फिर आ गया C, फिर आपका आ गया D, तो D। अब देखिए यहां से ABCD यानी कि इस परिपथ की बात करें। अभी ये बंद नहीं हुआ बेटा, बंद करने के लिए जहां से आपने प्रारंभ किया था वहीं पर आकर खत्म होना चाहिए। तो जैसे आया ABCD, तो यहां पर फिर आ जाएगा A में। अब देखिए ये जो प्रतिरोध है यहां पर R1, अब R1 में प्रवाहित धारा, R1 के संगत धारा कितनी है, I1। तो यहां से कितना आ जाएगा R1 I1। तो इसमें नियम लगाने से पहले एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहले इसमें दिशा निर्धारित कर दीजिए। तो यहां से हमने दिशा ये ले लिया कि इस दिशा में चल रहे हैं, ये दिशा ले ली कि इधर से इधर की ओर चल रहे हैं। ठीक, तो ये पहला आपका नहीं क्या हो गया, लूप। तो देखिए अब धारा हमारी दिशा में चल रही है यहां से, तो धारा का मान कितना, ये धनात्मक ले लेंगे फिर इसको वोल्टता का मान, तो अब यहां से आ जाएगा I1 R1, ये धनात्मक। अब देखिए दूसरे में ये भुजा में देखिए प्रतिरोध कितना है R2, संगत धारा कितनी है I2, तो I2 R2 आपका आ जाएगा I2 इंटू R2। अब देखिए धारा की जो दिशा है ये इधर से इधर की ओर आ रही है और हम इधर से इधर चलना चाहते हैं, तो हमारी कैसी हो गई, ये विपरीत हो गई। तो विपरीत के लिए कितना आ जाएगा, -I2 R2 आ जाएगा। ये हो गया। अब देखिए कोई और प्रतिरोध है क्या इस लूप में, नहीं है, तो यहां से इसका मान खत्म, बराबर। अब देखिए क्या सेल में विद्युत वाहक बल लगे हैं, देखिए दो सेल लगे हैं, 1 और 2, इनके विद्युत वाहक बलों को देखिए। विद्युत वाहक बल का मान, विद्युत वाहक बल की जो वोल्टता होती है, यानी विद्युत वाहक बल को सदैव हमारे किसके, अगर हम ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर चल रहे हैं, किसे, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाते हैं, तो विद्युत वाहक बल का मान धनात्मक लेते हैं। जब हम ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर जाते हैं तो विद्युत वाहक बल का मान धनात्मक लिया जाता है, और जब हम अगर धन से ऋण की ओर चलते तो उसके अपोजिट हो जाएगा, तब उसको किस में लेते, ऋणात्मक लेते हैं। तो देखिए पहले वाले सेल में देखिए इसमें E1, तो यहाँ से देखिए इधर की ओर ही चल रहे हैं, तो ऋण से धन की ओर, ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर चल रहे हैं, तो इसको ले लेंगे कैसा, धनात्मक। तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपका E1। दूसरे सेल में चलिए देखिए इधर से इधर की ओर जाने लगे, तो कहाँ से, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, तो इसका विद्युत वाहक बल किस में आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा, E2। तो ये मान आ गया आपका इसका, इस लूप के लिए आ गया, इतना आ गया E1 माइनस E2। ठीक है, तो यहाँ चाहते तो फॉर्मूला पहले ये लिख देते, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E के, जो लिख सकते थे। ठीक, अब हम बात करते हैं किसके लिए, दूसरे लूप के लिए। अगर जरूरी नहीं है आपकी यही लिखते, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, या क्योंकि हम धारा ऐसे भी चल सकते थे, हम ऐसे, कंपलसरी नहीं है कि हम ऐसे ही जाएंगे, ऐसे ही चलें, ऐसे भी जा सकते थे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे बेटा, या I2 R2 माइनस I1 R1 बराबर E2 माइनस E1, ऐसे आ सकता था, ऐसे भी लिखा जा सकता था। अब देखते हैं इसके बाद में, देखिए बिंदु B पर I1 और I2 धारा मिल रही है, I1 और I2 धारा मिल रही है, इसकी ओर बिंदु संधि B पर आ रही है धारा, I1 आ रही है देखिए इधर से, और इधर से I2 आ रही है, और संधि से दूर कौन सी धारा जा रही है, I3। तो यहां पर देखिए संधि B पर किरचॉफ के प्रथम
नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से। तो कितना देगा I3 बराबर I1 प्लस I2 के, I2 क्या जाएगा। अब देखिए लूप, अब यहां पर जैसे कि हमने बंद लूप लिखा था, तो लूप अगर लिख देंगे तो लूप का मतलब ही होता है कि परिपथ का बंद होना। लूप का मतलब ही है कि परिपथ बंद होगा तभी लूप कहलाएगा, और जब तक परिपथ बंद नहीं होगा तब तक लूप नहीं कहलाता। तो बंद लूप ना लिखें तो केवल लूप लिख देंगे तो चल जाएगा। तो लूप किसके, बी सी डी बी, अच्छा बी ई एफ सी बी के लिए, तो ये ले लेते हैं। कौन सा, बी ई एफ सी बी में, इसमें ले लेते हैं। अब इसमें भी धारा निर्धारित कर लीजिए, ये निर्धारित कर लेते हैं हम सेकंड लूप में। तो अब देखिए यहां से प्रतिरोध कितना R2, धारा I2, तब यहां से कितना आ जाएगा I2 R2। अब देखिए यहां पर धारा I3, प्रतिरोध R3, यहां से कितना, अब दिशा में हमारी दिशा मिल रही है ये, तो इसलिए इसको भी धनात्मक ले लेंगे, प्लस I3 R3 बराबर, तो ये देखिए कहाँ से ऋणात्मक से धनात्मक की ओर चल रहे हैं, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर चल रहे हैं, तो इसका मान धनात्मक आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा E2, तो ये मान आ गया आपका, ये मान आ गया आपका। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ से इतना मान आया, ज़्यादा है तो यहाँ पर I3 का मान हम और प्रयोग कर सकते हैं, I3 का मान और प्रयुक्त कर सकते हैं। तो देखिए I3 का मान रख देते हैं, तो इसको जरा रफ कर देते हैं हम। तो देखिए कितना आ जाएगा I2 R2 प्लस I3 का मान था I1 प्लस I2 इन ब्रैकेट R3 बराबर E2। अब चाहें तो इसमें गुणा कर दीजिए, I2 R2 प्लस I1 R3 प्लस I2 R3 बराबर E2। ऐसे भी लिखा जाके छोड़ देंगे तो चल जाएगा। अगर इसको ऐसे लिखना चाहें तो I1 R3 प्लस I2 और I2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा कितना I2 R2 प्लस R3 बराबर E2। ये नियम भी लिखा जा सकता है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए भैया, इस पर क्या हो रही है कि ऊर्जा का मान संरक्षित रहता है। किसका मान संरक्षित रहता है, ऊर्जा का मान संरक्षित रहता है, क्योंकि यहाँ पर V और I बोल्टता हमारे किसके ऊर्जा के कारण होती है। तो ये द्वितीय नियम जो है किसके, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो यहाँ पर लिख देंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। किसका नियम, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। तो यहाँ भी एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है। वो ज़्यादातर द्वितीय नियम पूरा पूछता है, और द्वितीय नियम नहीं पूछे तो कभी कभी क्या हो जाता है कि आपको इतना पूछ लेता है कि ये किस संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तो ये थी आपके किसमें ऊर्जा किरचॉफ के नियम। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं किसके, व्हीटस्टोन सेतु। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, आगे हम लोग फिर मिलेंगे।